जसत्व संधि को लाइफ टाइम समझना चाहते हैं, तो यदि समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि संस्कृत में हम लोग अभी तक सचुत्व संधि और षष्टुत्व संधि जैसे इसको पढ़े हैं उसी तरह हम इसको भी इजी वे में पढ़ेंगे। इसके साथ हम लोग जो है इसका सूत्र भी जानेंगे और कहाँ पे हमारा डाउट होता है और कंफ्यूजन क्रिएट होता है, सारे डाउट क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे अच्छी बात है कि जसत्व संधि का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है उसको लेके कंफ्यूजन वो हम क्लियर करने जा रहे हैं। जसत्व संधि में कहीं ना कहीं हमको दो सूत्र मिलता है, एक मिलता है झल्लाम जसो अंते और एक मिलता है झल्लाम जस झसी। तो दोनों सूत्र जो है जसत्व संधि के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन कब अप्लाई होंगे ये जो है आज की इस वीडियो में हम लोग फुल्ली डिटेल जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जसत्व संधि, जसत्व संधि की बात जब भी आएगी तो हमें जो है अपने माइंड में ये बता देना है कि जसत्व संधि जो है हमारी संस्कृत में जो संधि है उस संधि में भी संधि के तीन प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो व्यंजन संधि से रिलेटेड है जसत्व संधि। ठीक है, यदि कोई पूछ देगा कि जसत्व संधि क्या है तो जसत्व संधि संस्कृत में हमारी व्यंजन संधि का एक प्रकार है। ठीक है, क्या है? व्यंजन संधि का प्रकार है। अब व्यंजन संधि का प्रकार है तो इसका मतलब इसमें कौन से वर्ण काम करेंगे? व्यंजन वर्ण, यानी व्यंजन वर्णों की क्या होगी? प्रमुखता होगी। ये बात तो क्लियर हो गई कि जसत्व संधि जो है संधि में किसके अंतर्गत आती है? व्यंजन संधि के अंतर्गत। और इसमें किन वर्णों की प्रमुखता रहेगी? व्यंजन वर्णों की रहेगी। स्वर वर्ण क्या है? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब इसका सूत्र बताएगा कि उसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो ये जो जसत्व संधि है इसके दो सूत्र हैं। ठीक है, कौन कौन से सूत्र है? पहला सूत्र है हमारा, पहले हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, जसत्व संधि। जसत्व संधि में हमारा जो है दो सूत्र आता है। कितने सूत्र आते हैं? दो सूत्र आते हैं। एक हमारा सूत्र है झल्लाम जसो अंते, एक सूत्र हमारा यह है झल्लाम जसो अंते, और एक सूत्र हमारा क्या है? झल्लाम जस झसी। क्या है? झल्लाम जस झसी सूत्र है, झल्लाम जसो अंते और झल्लाम जस झसी। ये जो दो सूत्र हैं किस आधार पे बने हैं? ये बना है हमारा पदांत में। किस आधार पे? पदांत। और ये बना है किस पे? अपदांत। किस पे बना है? अपदांत। अब पदांत का मतलब क्या है? कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि पदांत किसे कहेंगे, तो सबसे पहले पदांत समझ लीजिए। पदांत का मतलब होता है पद के अंत में। क्या होता है? पद के अंत में। ठीक है, पदांत यानी पद के अंत में। ये बात क्लियर हो गई आपको? हम कहाँ कंफ्यूजन में हो जाते हैं? पदांत और अपदांत, क्योंकि कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता है कि पदांत मतलब क्या होता है और अपदांत मतलब क्या होता है। पदांत मतलब पद के अंत में, और यहाँ पे अपदांत, ये भी लिख लीजिए। सबसे पहले हमारा यही डाउट आता है, पदांत और अपदांत। तो अपदांत का मतलब क्या होता है? पद के अंत में ना, यानी पद के अंत में अंत से मतलब नहीं है। कुछ वर्ण क्या होते हैं जो पद के अंत में आते हैं उसके हिसाब से संधि होती है, और कुछ संधियां ऐसी होती हैं कि जो पद के अंत में कौन सा वर्ण है उसको नहीं ध्यान देती हैं। वो अपना काम ऑटोमेटिक जिस वर्ण से उसको कंपेयर करना रहेगा, जिससे जुड़ना रहेगा, जुड़ जाएगी। तो कहने का मतलब यही है। अपदांत मतलब क्या हो गया? पद के अंत में जो ना हो। ठीक है, पदांत में पद के अंत में होना कंपलसरी है, और अपदांत में क्या है? जो वर्ण है उसका होना जरूरी नहीं है। आप मतलब इजी वे में इस बात को ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी पदांत और अपदांत। अब चलिए इसको जानते हैं। यदि हमको शॉर्ट में जानना है तो सबसे पहले हम एक सूत्र को क्लियर करते हैं, क्योंकि मैं जो पढ़ा रही हूँ व्याकरण विधि, आप लोगों की ये जो बुक है व्याकरण विधि, इसमें जो है सिर्फ एक सूत्र दिया है। कौन सा? झल्लाम जसो अंते। ठीक है, तो पहले मैं इसको अच्छे से बता दे रही हूँ और इसके बारे में भी बता दूंगी, क्योंकि आप लोगों को इसको लेके क्या होगा? कंफ्यूजन होगा। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो इसलिए इसको भी मैं बाद में बताऊंगी। तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसका पहला सूत्र हमारा क्या आ जाता है? झल्लाम जसो अंते। अब मैंने आप लोगों से कहा है कि यदि जो सूत्र है उसको आप तोड़ना जान गए, वो सूत्र हमसे क्या कह रहा है ये जान गए, तो आपका आधा काम वहीं पे हो जाता है। अब ये जो सूत्र है झल्लाम जसो अंते, ये जो सूत्र है किसका है? पदांत का है, या यूं कह लीजिए पदांत जसत्व संधि। या जसत्व संधि को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक पदांत जसत्व संधि और एक जो है अपदांत जसत्व संधि में बांट सकते हैं। पदांत जसत्व संधि। अब इसमें क्या है? झल्लाम। झल्लाम क्या है? यहाँ पे झल प्रत्याहार है। जैसे हमारी हिंदी की वर्णमाला है अ से ज्ञ तक, और उसमें अ से अह क्या है? स्वर वर्ण है, और क से ज्ञ तक क्या है? हमारा व्यंजन वर्ण है। ठीक इसी प्रकार इंग्लिश में भी है।
A to Z। उसमें जो है हमारा A E I O U ये पांचों क्या है, वॉविल्स है, और बाकी जो 21 वर्ड बचते हैं वो क्या है, कंसोनेंट है। तो इन दो, जैसे इन हिंदी और इंग्लिश की अपनी वर्णमाला है, उसी प्रकार संस्कृत की भी अपनी वर्णमाला है। तो उस वर्णमाला में ये जो झल है, उस वर्णमाला के आधार पे झल प्रत्याहार बना हुआ है। तो यदि झल प्रत्याहार को समझना है तो सबसे पहले हमें क्या, संस्कृत की वर्णमाला पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं संस्कृत की वर्णमाला क्या है हमारी। अ ई उ ण, फिर रि रे क, फिर है ए ओ अंगा, ठीक है, फिर ऐ औ च। ये क्या है, हमारे स्वर वर्ण है, ठीक है। मैं शुरू से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है, ये बिगनर बच्चों के लिए और जूनियर बच्चों के लिए, तो जो लोग पहली बार क्लास देख रहे हैं तो उनको समझ में आ जाना चाहिए। जिसको पता है उसको अच्छी बात है कि उसे पता है कि झल प्रत्याहार कैसे बना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको, जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे और उनको नहीं पता होगा कि संस्कृत की वर्णमाला क्या है, किस आधार पर प्रत्याहार बनता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। क्लास जो है लॉन्ग हो जाए, वीडियो लंबी हो जाए, चलेगा, लेकिन आपके माइंड में वो चीज बैठ जानी चाहिए। आज आपने ये वीडियो देख ली तो उसके बाद आपको दोबारा जो है दूसरी वीडियो की जरूरत ना पड़े। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब हम क्लियर करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि बाहर नहीं उतारना है कि जैसा तो संधि के बारे में फटाफट। तो ये तो हमारे संस्कृत वर्णमाला क्या है, स्वर वर्ण है, ठीक। अब इसी में हमारा आता है व्यंजन वर्ण, ह य व र ट, फिर क्या है ल ण, फिर इया म अंगा ण न म, फिर झ भ इया घ ड़ ध स, फिर आता है हमारा ज ब ग ड़ द स, ठीक है। इसमें जो हलंत लगते जा रहे हैं वर्ण, उनको हम क्या कहते हैं, जिन लोगों को पता है कमेंट करके लिखिए, फिर मैं अभी बता रही हूँ क्या कहते हैं। हाया वरट लड़ा या मांगा नमा जब घड़ा दस खप चटा, जब गड़ दस ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स स र, और क्या जाता है हमारा हल, क्या जाता है हल। ये तो हमारे क्या है, संस्कृत वर्णमाला की पूरी वर्णमाला है, ठीक है, जो कि 14 सूत्रों में बटी है, ठीक। पहला यह है आई उड़न, दूसरा है रिलिक, तीसरा है ओम, चौथा है एवोच, पांचवा है हमारा है वरट, छठा है लन, सातवां है इया अंगाड़ाना, फिर आठवां है जब इया, फिर नवा है घड़ दस जब गढ़, ये 10वां है अकप चट, ये क्या है 11वां है कप, ये 12वां है स 13वां है, और 14वां क्या है हमारा ह ल। अब इसमें आपको बता दें कि प्रत्याहार कैसे बनता है। प्रत्याहार में 2 वर्णों की जरूरत पड़ती है। एक जो ये अंत में हलंत वाले वर्ण है, जैसे ये ड़ है, क है, अंगा है, च है, ट है, ड़ है, म है, जितने भी हलंत वाले वर्ण है वो जो है हमारा किस में जाएगा, इत संज्ञक वर्ण में। जो आखिरी में हलंत लगे हुए वर्ण हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इत संज्ञक वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब इन इत संज्ञक वर्णों में से एक वर्ण रहेगा, यानी जो 14 सूत्र हैं, इन 14 सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है वो इत संज्ञक वर्ण कहलाते हैं, और इन्हीं का काम क्या है, प्रत्याहार बनाने में सहयोग देना। बाकी जगह और कहीं भी इनका काम नहीं है। तो इनकी इंपॉर्टेंस है भी और नहीं भी है इसलिए कि ये क्या है, प्रत्याहार का निर्माण करते हैं, नहीं इसलिए है कि इनका प्रयोग जो है कहीं पर नहीं होता है, सिर्फ प्रत्याहार बनाने के लिए होता है। अब बाकी जो है हमें क्या बनाना है, झल प्रत्याहार बनाना। अब देखिए इसमें झ कहाँ है, ये जो सूत्र है इसमें हमारा झ देखिए यहाँ पे है, झ भ इया, जो हमारा 8वां सूत्र है झ भ इया। अब क्या है ल कहाँ है हमारा, यहाँ पे है, यानी इस झ से लेकर इस ल के बीच में जितने भी वर्ण है वो किस में चले जाएंगे, हमारे झल प्रत्याहार में चले जाएंगे। यानी झल प्रत्याहार में हमारा ये जो इत संज्ञक वर्ण है इनको छोड़ देंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो इत संज्ञक वर्ण है इसको छोड़ के, यानी 8वें सूत्र से लेके 14वें सूत्र के बीच के जो भी वर्ण हैं सिवाय इत संज्ञक को छोड़ के वो सब किस में चले जाएंगे, हमारे झल प्रत्याहार में चले जाएंगे। तो झल प्रत्याहार में आप यूं समझ लीजिए कि हमारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण ये आएगा, और जो हमारा ऊष्म वर्ण है वो आएगा, ठीक है। ये तो आपको मतलब मौखिक रूप से मैं बता रही हूँ, लिखित रूप में भी आप देख लीजिए, मैं इसीलिए इसको लिखी हूँ ताकि आप लोगों को झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं और उनका प्रयोग कैसे होता है आगे संधि में समझेंगे। तो ये हमारा है झल प्रत्याहार। सबसे पहले क्या समझेंगे, झल प्रत्याहार। तो ये जो हमारा झल है यहाँ से शुरू हुआ 8वें सूत्र से, अब ये झ भ इया नहीं लेंगे, इस इया को हम नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारे एक संज्ञक वर्ण है, इसको हम क्या नहीं लेंगे। फिर ये जो है ये इन सबों को हम क्या है लिखेंगे, जिसके आगे मैंने क्रॉस किया है उस वर्ण को हम लोग नहीं लिखेंगे, और जिसके आगे अंडरलाइन की हूँ उसको लिखेंगे। और यही वर्ण क्या है, हमारे झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, और इन्हीं वर्णों को हम क्या कहते हैं, झल प्रत्याहार कहते हैं। अभी देखिए झ आया,
अब क्या लिखेंगे भ। इस इया को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इत संज्ञक वर्ण है, इसका प्रयोग सिर्फ प्रत्याहार बनाने में है। अब फिर क्या लिखेंगे घ, फिर क्या है ड़, ठीक है, फिर ध, फिर क्या है हमारा ज ब ग, ज ब ग ड़, फिर द, फिर इस सा को नहीं लिखेंगे क्योंकि इत संज्ञक वर्ण है। फिर हमारा ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, ट, क, प, यह को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्या है इत संज्ञक वर्ण है। फिर हमारा तीनों श है और क्या है बड़ा सा मूर्धन्य श और छोटा सा और क्या है हमारे ह, जिसे हम क्या कहते हैं ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो झल प्रत्याहार में हमारे कितने वर्ण आ गए 24 वर्ण आ गए। कितने आ गए 24। तो यानी जो जसत्व संधि होगी इन 24 वर्णों में काम करेगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब ये झल प्रत्याहार में इतने वर्ण आएंगे यानी ये वर्ण रहेंगे तभी जो है हमारा जसत्व संधि काम करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। प्रत्याहार कैसे बना ये समझ में आ गया। हमारी संस्कृत की वर्णमाला क्या है ये पता चल गया। इसमें कौन सा स्वर वर्ण है अ से लेके च तक है, फिर ह से लेके ल तक हमारा क्या है व्यंजन वर्ण है। ठीक है, अब इस झल क्या है यहाँ पे इस सूत्र को जब हम तोड़ेंगे झल्लाम, तो झल्लाम का मतलब यहाँ पे क्या है झल प्रत्याहार से मतलब है। ठीक है, अभी जो झल प्रत्याहार है इसमें ये 24 वर्ण काम करेंगे। फिर बात क्या आती है जसो अंते, जस। अब यहाँ जसो अंते में हमारा क्या है जस और अंत शब्द है। अब जसो का मतलब यहाँ पे क्या है जस प्रत्याहार, क्या होगा जस प्रत्याहार। अब जस प्रत्याहार में हमारा कौन सा वर्ण आएगा जस प्रत्याहार में हमारा ज ब ग ड़ द, यानी ये जो पांचों वर्ण हैं वो किस में आएंगे हमारे जस प्रत्याहार में आएंगे। अब इसका जो रूल है कैसे बनेगा झल्लाम जसो अंते का, यानी इधर लिख लीजिए जस प्रत्याहार का भी लिख लीजिए वर्ण। जस में कौन कौन सा आएगा ज ब ग ड़ द, ये जो पांचों वर्ण हैं वो किस में आएंगे हमारे जस प्रत्याहार में आएंगे। तो यानी हमारा झल प्रत्याहार का वर्ण काम करेगा और कौन सा वर्ण काम करेगा यहाँ पे हमारा स्वर और व्यंजन वर्ण काम करेगा। जब गढ़ 10 क्या है बनेगा। ठीक है, जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है क ख ग घ अंग जिसे हम पढ़ते हैं इसको समझ लीजिए, जैसे क ख ग घ, इन्हीं 4 वर्णों की जरूरत है, 5वां तो है नहीं इसमें। फिर क्या है च छ ज झ, फिर ट ठ ड ढ, फिर आया हमारा त थ द ध, न का काम है नहीं। फिर आया हमारा प फ ब भ। अब ये जो वर्ण है ठीक है, ये जो वर्ण है इसमें हमारा तीसरा वर्ण कौन सा कहलाता है क वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं पहला वर्ण बोलते हैं ना। यानी ये जो क है च है ट है त है प है कितने नंबर पे रहेंगे 1 नंबर पे रहेंगे। अब ये जो हमारा ख छ ठ थ और प ये क्या है दूसरे नंबर पे। अब ये जो ग है ज है ड़ है द है ब है, अब ये तीसरे नंबर पे जो वर्ण है उसमें देखिए समानता है कि नहीं। ये जो जस प्रत्याहार संस्कृत में बना है वो हिंदी के इन वर्णों में से है कि नहीं है। अब देखिए ज इसमें है ना ये वाला, यहाँ पे ज है यहाँ पे भी ज है, बस क्रम क्या है इधर उधर है। और क्रम बात हिंदी वर्णमाला की ही होती है, लेकिन क्या है क्रम इधर उधर होने की वजह से संस्कृत वर्णमाला हमें क्या है कठिन लगती है। अब देखिए ब देखिए यहाँ पे है ना, फिर क्या है ग देखिए यहाँ पे है ना, अब क्या है ड, अब देखिए ड भी यहाँ पे है, फिर क्या है द, अब यहाँ तथा द दिख रहा है ना। यानी जो हमारा जस प्रत्याहार का वर्ण है वो हिंदी वर्णमाला का जो तीसरे नंबर पे वर्ण आता है वही वर्ण बनेगा। हिंदी वर्णमाला का जो हमारा तीसरे नंबर पे वर्ण आता है और संस्कृत में वही वर्ण उसको हम बोलते हैं जस प्रत्याहार। यही वर्ण इसमें भी काम कर रहे हैं, यही वर्ण इसमें भी है, लेकिन क्या है क्रम बस इधर उधर है। अब इसमें इसके आधार पे क्या है गज ड द ब ऐसे है, लेकिन इसमें क्या है जबगढ़ द। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो झल्लाम जसो अंते इस सूत्र को जब हम तोड़ेंगे तो झल प्रत्याहार निकल के आएगा, जसो अंते में हमारा जस प्रत्याहार आएगा। अब अंते मतलब क्या हो गया यहाँ पे अंत में, क्या हो गया अंत में। ये जो हमारा अंत शब्द आया ये तो हमारा झल्लाम जसो का है, फिर अंते का मतलब क्या हो गया अंत में, क्या हो गया अंत में। अब अंत में किससे संबंधित है पदांत से संबंधित है,
जब बात अंत में वर्णों से आ जाएगी तब किस में चला जाएगा, वो हमारा पदांत जसत्व संधि में चला जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है कि इसको डिटेल में समझते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है कि जसत्व संधि के दो सूत्र हैं, एक है झल्लाम जसो अंते। इस चीज को लेके हम काफी कंफ्यूजन में रहते हैं, लेकिन मेन जो है हमारा झल्लाम जसो अंते ही है। ये जो सूत्र है झल्लाम जसो अंते, ये ज्यादा काम करता है, इसी को ज्यादा पूछा जाता है। तो झल्लाम जस झसी इसको कम पूछा जाता है, काम इसका भी होता है, लेकिन इसकी जरूरत तो ज्यादा नहीं है जितनी जरूरत झल्लाम जसो अंते सूत्र की है। और आप लोगों को अभी जो है झल्लाम जसो अंते सूत्र के बारे में जानना जरूरी है। झल्लाम जस झसी इस सूत्र के बारे में भी जानेंगे ताकि जानकारी रहेगी, तो आप लोगों को क्या है, सहूलियत रहेगी। ठीक है, तो अब ये जो झल्लाम जसो अंते सूत्र है, इसके आधार पे इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई कि झल्लाम जसो अंते में झल्लाम क्या है, झल प्रत्याहार है, जसो में जस प्रत्याहार है, अंते मतलब क्या हो गया, अंत में। यानी जब हम संधि करेंगे तो जो संधि होती है हमारी, अब इसको मैं मिटाना पड़ेगा सर, ये जानते ही हैं कि संधि जब भी होती है दो पदों में होती है। किसमें होती है, होती तो दो वर्णों में है, संधि होती तो दो वर्णों में होती है, लेकिन क्या होते हैं, दो पद होते हैं। तो हम जिसमें पहले पद को, एक होता है हमारा पहला पद, क्या होता है, पहला पद, और एक होता है हमारा दूसरा पद। तो संधि में इतनी मतलब बेसिक जानकारी तो हर किसी को होगी कि संधि जब भी होगी तो उसमें दो पद होंगे, एक होगा पहला पद, एक होगा दूसरा पद। पहले पद को हम प्रथम पद भी कहते हैं या पूर्व पद भी कहते हैं, ठीक। दूसरे पद को हम द्वितीय पद भी कहते हैं और उत्तर पद भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अब है कि पहले पद का कौन सा वर्ण लिया जाता है, आखिरी वर्ण लिया जाता है। जब हमारी संधि करते हैं हम, तो जो शब्द होता है उसमें पहले पद का आखिरी वर्ण लेते हैं। कौन सा वर्ण लेते हैं, आखिरी। और जो दूसरा पद होता है उसमें हम कौन सा वर्ण लेते हैं, पहला वर्ण लेते हैं। यानी जो शब्द होगा उसका हम कौन सा वर्ण लेंगे, पहला वर्ण लेंगे, ठीक। अब जैसे हमारा उदाहरण है वागीश, क्या है, वागीश। जसत्व संधि को आपको आसानी से समझना है तो आप जसत्व संधि को एक का तीन भी कह सकते हैं। मतलब एक का मतलब क्या, ये जो हमारा हिंदी वर्णमाला में क है, च है, ट है, त है, प है, पहले नंबर पे जो वर्ण आ रहा है वो किस में बदलेंगे, तीसरे नंबर पे बदलेंगे। इसलिए जो ये सूत्र है हमारा जसत्व संधि का, झल्लाम जसो अंते, ये क्या कहलाएगा, एक का तीन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जो पहला वर्ण है वो किस में बदलेगा, तीसरे वर्ण में। यानी क है तो ग में बदलेगा, ट है तो ड़ में बदलेगा, च है तो ज में, त है तो द में, प है तो ब में, ठीक है। यानी अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बनेगा हिंदी वर्णमाला के अनुसार। हिंदी वर्णमाला के अनुसार आप लोगों को इसलिए समझाया जाता है क्योंकि आप लोगों को संस्कृत वर्णमाला क्या है, कठिन लगती है। तो कठिन अब आदमी कोई भी समझाता है तो बेसिकली सबसे सरल चीज को समझाता है। अब हिंदी वर्णमाला हर कोई पढ़ता है, हर कोई पढ़ा है। संस्कृत क्या है, कुछ लोग लिए हैं, कुछ लोग नहीं लिए हैं, कुछ लोग पढ़े हैं, कुछ लोग नहीं पढ़े हैं। लेकिन हिंदी क्या है, सभी लोग लिए हैं, सबके लिए क्या है, कंपलसरी है। तो इसलिए हिंदी के आधार पर बताया जाता है ताकि बच्चे समझ जाए। तो मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ कि जो पहला वर्ण है हिंदी वर्णमाला में क, छ और ट, त और प, ये क्या है, पहले नंबर पे जो वर्ण है वो किसमें बदलेंगे, हमारे तीसरे नंबर पे, अपने ही वर्ग में बदलेंगे, अपने ही वर्ग के तीसरे नंबर वाले वर्ण में। जैसे क है तो ग में, प है तो ब में, त है तो द में, च है तो ज में, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो वर्ण है हमारा वागीश, क्या है, वागीश, इसको जब हम तोड़ते हैं तो एक शब्द बनता है हमारा वाक। क्या बनता है, वाक। और एक शब्द क्या बनता है, ईश। क्या बनता है, ईश। झल्लाम जसो अंते, इस सूत्र में हमारा जो है, जो दूसरा पद है उसमें स्वर वर्ण भी हो सकता है, व्यंजन वर्ण भी हो सकता है। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ई तो क्या है, स्वर वर्ण है, ये कहां से आ गया, ये व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि का काम है। लेकिन हमारी जो प्रमुखता होती है इस वर्ण को लेके होती है ना। ये जो इधर वाला पहला पद है, इसमें जो वर्ण लास्ट में होगा वो डिसाइड करेगा कि संधि किसमें जाएगी। यदि इस पहले वर्ण में अंतिम वर्ण स्वर है तो स्वर संधि में चला जाएगा, व्यंजन है तो व्यंजन संधि में चला जाएगा। ये दूसरा वर्ण तो क्या है, सपोर्ट करता है सिर्फ, लेकिन अहमियत किसकी होती है, पहले पद की होती है, ठीक है। अब जैसे ये क क्या है, वाक को जब हम तोड़ेंगे, यानी इस शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, व धन आ हो जाएगा। संस्कृत में हमारे जितने भी वर्ण हैं क्या है, होते हैं अर्धमात्रिक होते हैं, इसलिए उनके नीचे क्या लगाते हैं, हलंत लगाते हैं। अब इस वाक को जब हम तोड़े हैं तो व में आ का मात्रा है, यानी आ इसके साथ क्या है, जुड़ा हुआ है, तो ये वाक का क्या हो गया, टुकड़ा हो गया। अब ये जो हमारा ईशा है, ई क्या है, स्वर वर्ण है, और श क्या है, हमारा व्यंजन वर्ण है। तो यानी इसमें पूरा है, तो यानी अ क्या है, जुड़ा हुआ है, और अंत में क्या है, हमारा विसर्ग है। ये तो ईसा के टुकड़े हो गए या वर्ण विन्यास हो गया, और ये क्या हो गया, वाक का हो गया। अब ये जो वर्ण है क, इस पहले पद का आखिरी वर्ण क्या है, क आ रहा है। कौन सा आ रहा है, क आ रहा। और ये क किसके अंतर्गत आता है,
व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है। तो ये जो क है व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आया, तो यानी पे हमारा, और ये जो क है हमारा इस झल प्रत्याहार के वर्ण में से है कि नहीं। अब यहाँ पे आपका ये जो झल प्रत्याहार हम लिखे हैं, इसमें क कहीं दिख रहा है आपको, बताओ, ये क आपको दिख रहा है ना यहाँ पे। तो झल प्रत्याहार का वर्ण क है कि नहीं है। ये सारे वर्ण जो 24 हैं झल प्रत्याहार का वर्ण है। तो इस वर्ण को जब हम तोड़े हैं तो ये व्यंजन वर्ण है। पहली कंडीशन तो ये इसमें क्या किया, पूरी कर दी कि व्यंजन वर्ण होना चाहिए। फिर क्या है, झल प्रत्याहार का भी वर्ण है क जो है, तो उसी तरह इसका भी नियम जो है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर बात आती है कि ये जो झल प्रत्याहार का वर्ण है, तो अब ये जो झल प्रत्याहार है किस में बदलेगा, जस में बदलेगा। यानी क का तीसरा वर्ण कौन सा है, ग है। क का तीसरा वर्ण क्या है, ग है। अब ये जो आगे हमारा है व धन आ धन, ये क किस में बदला, हमारा ग में बदला। और यहाँ पे इससे नहीं मतलब है कि यहाँ पे क्या है, हमारा स्वर जो दूसरा पद है यहाँ पे हमारा स्वर वर्ण भी हो सकता है, व्यंजन वर्ण भी हो सकता है। लेकिन जो हमारा दूसरा सूत्र है जसत्व संधि का, झल्लाम जस झसी, उसमें जो है हमारा स्वर वर्ण नहीं आएगा, सिर्फ व्यंजन वर्ण आएगा। उसमें जो झस प्रत्याहार के वर्ण है सिर्फ वही काम करेंगे। और इसको 1 का 3 जो झल्लाम जसो अंत्य सूत्र है, इसको 1 का 3 इसलिए कहा जाता है कि इसका जो पहला पद होगा उसमें पहला वर्ण जरूर आएगा, हिंदी वर्णमाला का, चाहे क आएगा, चाहे च आएगा, चाहे हमारा ट आएगा, या फिर त आएगा, या फिर हमारा प आएगा। और वो बदलेगा किसमें, अपने तीसरे वर्ण में बदलेगा। यानी अब जैसे क है तो ये ग में बदलेगा, ठीक है। च है तो च छ ज, इसका तीसरा वर्ण क्या है, ज है। ट है तो ट ठ ड, फिर त क्या है, त आएगा तो द में, प रहेगा तो किसमें बदलेगा, ब में बदलेगा, ठीक है। आपको जसत्व संधि का जो सूत्र है झल्लाम जसो अंत्य, उसके लिए ये तालिका याद करनी पड़ेगी। क ग में बदलेगा, च ज में, ट ज ड़ में, त ज द में, प जो है ब में बदलेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब ये जो क है ग बन गया, और ये जो ईशा है वो जुड़ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा शब्द वाह। और ये बड़ी ई की मात्रा है, यानी ग पे हमारा कौन सा मात्रा लग जाएगा, बड़ी ई की मात्रा लग जाएगा, और क्या हो जाएगा, वागीशा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो वाग है ये वाग प्लस ईशा हो जाएगा, ठीक है। अब ग पे जब बड़ी की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा हमारा वागीशा। ये बात समझ में आ गई। ये तो मैंने स्वर संधि स्वर वर्ण का एक एग्जाम्पल दी। अब व्यंजन वाला भी देख लीजिए। झल्लाम जसो अंत्य जो सूत्र है उसका जो हमारा नियम है, तो जो दूसरा पद है उसमें स्वर वर्ण भी हो सकता है, व्यंजन वर्ण भी हो सकता है। आप जो है पहले व्यंजन वर्ण वाला एक समझ लीजिए। जैसे हमारा है दिग्गज, क्या है, दिक धन गज। अब ये जो दूसरा पद है इसमें ग क्या है, व्यंजन वर्ण है। अभी ईसा में जो ई था स्वर वर्ण था, लेकिन जो ग है क्या है, व्यंजन वर्ण है। ये तो समझ में आ गया कि स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। जो दूसरा पद है वो स्वर वर्ण भी हो सकता है, व्यंजन वर्ण भी हो सकता है, ठीक। लेकिन प्रमुखता हमें यहाँ पे देनी है, ठीक। अब ये जो क है इसमें भी क क्या है, झल प्रत्याहार का वर्ण है कि नहीं है, देखिए है ना। अब ये जो क है, क किसमें बदलेगा, ग में, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दिग, और क्या हो जाएगा, गज। अब ये ग क्या है, यहाँ पे आधा है, यानी आधा लिखाएगा, ऐसे बन जाएगा। हम लिखेंगे जब संधि करके तो ऐसे लिखेंगे दिग्गज, ठीक। अब क के अलावा भी एक और उदाहरण देख लीजिए। सुप धन अंत सुबंत, क्या बनता है, सुप। एक और उदाहरण है हमारा सुप धन अंत। अब ये जो प है, प किस में बदलेगा, प किस में बदलेगा, ब में बदलेगा। यानी ये प देखिए झल प्रत्याहार का वर्ण है कि नहीं। अब इसमें देखिए प कहीं दिख रहा है, ये प दिख रहा है ना। यानी प जो है झल प्रत्याहार का वर्ण है। पद के अंत में झल प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो कहने का मतलब झल्लाम जसो अंत्य सूत्र का यही कहनामा है कि झल प्रत्याहार का वर्ण अंत में आना चाहिए। जो पहला पद है उसका जो अंतिम वर्ण होगा वो झल प्रत्याहार के वर्ण में से वर्ण होना चाहिए, और बनेगा क्या हमारा जस, यानी जबगढ़ 10 तीसरा वर्ण बनेगा हिंदी वर्णमाला के अनुसार। तो ये हमारा क्या बन गया, प किस में बदल गया, ये जो प है किस में बदला है, ब में। यानी ये प क्या हो गया, पहले का तीसरा। ये प जो है पहले नंबर पे आ रहा है हिंदी वर्णमाला में, अब ये ब में बदल रहा है। 1 का 3 क्यों कर रहे हैं कि जो पहला वर्ण है वो अपने तीसरे वर्ण में बदल रहा है। और क्या आ गया हमारा अंत, तो शब्द क्या हमारा बन गया, सुबंत। अब ये जो ब है आधा था, अब इस अ के साथ जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, पूरा ब लिखा जाएगा, और अंत तो लिखा हुआ है ये। तो समझ में आ गई ये बात। तो अब इस उदाहरण के जरिए उस नियम के अनुसार हमें पूरी बात क्या समझ में आई कि इसका नियम क्या बन जाएगा। इसका नियम आप लोगों को यदि आसानी संक्षेप में कह लीजिए, किसमें,
संक्षेप में समझना रहेगा तो हम कैसे करेंगे? जसत्व संधि, इसके दो सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? दो सूत्र हैं। एक सूत्र है हमारा क्या? झल्लाम जसो अंते। एक सूत्र हमारा ये हो गया, ठीक है। एक सूत्र हमारा क्या हो गया? झल्लाम जसो अंते। दूसरा सूत्र हमारा क्या हो गया है? झल्लाम जस झसी, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा सूत्र और ये हो गया हमारा पहला सूत्र, ठीक है। अब इसको हम कंपेयर करके समझ लेते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो पूरी बात समझ लीजिए अच्छे से। ये जो झल्लाम जसो अंते है सूत्र, ये क्या, इसमें क्या है हो गया, इसका नियम क्या बन जाएगा कि पहले पद में हमारा क्या होना चाहिए? झल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण होना चाहिए। यानी पद के अंत में जो पहला पद है उसके अंत में झल प्रत्याहार का, ये जो 24 वर्ण है, इन वर्णों में से कोई एक वर्ण होना चाहिए। फिर प्लस इसका नियम क्या हो जाएगा? स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण। क्यों? क्योंकि हमने अभी उदाहरण देखे, उसमें जो दूसरा पद था सुप धन अंते अ आ रहा था, वाक धन ईशा ई आ रहा था, और वहीं पे हमारा दिक धन गजह ग क्या हो जा रहा था? व्यंजन वर्ण हो जा रहा था। यानी जो दूसरा पद है उसमें स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण कोई भी वर्ण हो सकता है, लेकिन बनेगा क्या हमारा? पहले वर्ण का तीसरा वर्ण बनेगा, ठीक। ये बात समझ में आ गई कि झल्लाम जसो अंते जो है जसत्व संधि का पहला सूत्र है, और इसका रूल क्या बनेगा कि झल प्लस स्वर या व्यंजन वर्ण, ठीक। यानी जो दूसरा पद है उसमें व्यंजन वर्ण भी हो सकता है, स्वर वर्ण भी हो सकता है, लेकिन पहली कंडीशन क्या हो सकता है? स्वर वर्ण भी हो सकता है, लेकिन पहली कंडीशन क्या है कि पहला जो पद है उसका अंतिम वर्ण झल प्रत्याहार का होना चाहिए, ठीक। अब ये जो झल प्रत्याहार का वर्ण है वो अपने वर्ग का हिंदी के अनुसार, हिंदी वर्णमाला के अनुसार अपने तृतीय वर्ण में बदलेगा। क है तो ग हो जाएगा, च है तो ज हो जाएगा, ट है तो ड, त है तो द, प है तो ब, इसी में बदलेगा। बनेगा क्या हमारा? ग बनेगा, चाहे ज बनेगा, चाहे ड, चाहे द, चाहे ब, ठीक। यानी 1 का 3 हम क्यों कह रहे हैं कि जो पहला वर्ण है क च ट त प, ये किस में बदल जाएगा? तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अब यहाँ पे झल्लाम जस झसी, इसमें क्या है कि झल क्या है? प्रत्याहार है, ठीक है। जस भी क्या है? प्रत्याहार है, और झसी भी क्या है? यहाँ पे प्रत्याहार है। ये तीनों प्रत्याहार है, ठीक है। इसमें क्या है? 2 प्रत्याहारों का प्रयोग हो रहा है, झल और जस का, लेकिन इसमें हमारा 3 का प्रयोग हो रहा है कि झल का भी, जस का भी और झस का भी। तो जल और जस जान गए, झस में क्या है हमारा? अब इसका नियम क्या बन जाएगा पहले वो देख लीजिए। क्या बन जाएगा? झल प्लस झस बराबर जस। इसमें भी तीसरा ही वर्ण बनेगा। क्या बनेगा? तीसरा ही वर्ण बनेगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो झल प्रत्याहार का वर्ण है उसमें 1 2 3 4 इसमें से कोई भी वर्ण है, लेकिन बदलेगा क्या हमारा? अब यहाँ पे झस प्रत्याहार में हमारा कौन सा वर्ण आता है? तीसरा और चौथा वर्ण आता है। बनेगा क्या हमारा? तीसरा वर्ण बनेगा, ठीक है। इसमें क्या है? पहला वर्ण रहना चाहिए। झल्लाम जसो अंते में पहला वर्ण रहेगा प्लस स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण बराबर बनेगा क्या हमारा? जस प्रत्याहार। और यहाँ पे झल का मतलब क्या हो गया हमारा? झल वर्ण, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि दोनों सूत्रों में तीसरा वर्ण ही बनेगा। बशर्ते क्या है कि इसमें पहले का तीसरा बनेगा, इसमें 1 2 3 4 चारों वर्णों में से कोई भी हो सकता है, बनेगा क्या हमारा? तीसरा ही बनेगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि जसत्व संधि के 2 सूत्र हैं, एक है झल्लाम जसो अंते, एक है झल्लाम जस झसी। ये सूत्र क्या कहता है कि ये किससे संबंधित है? पदांत से संबंधित है। किससे संबंधित है? पदांत, यानी पद के अंत में झल प्रत्याहार का वर्ण होना कंपलसरी है। और झल्लाम जस झसी क्या है? अपदांत, अपदांत का सूत्र है। किसका है? अपदांत का। अपदांत का मतलब जो पद के अंत में ना हो, ठीक। ये बात समझ में आ गई। फिर क्या है इसमें कि झल प्रत्याहार है, जस भी प्रत्याहार है, झसी भी क्या है हमारा? प्रत्याहार है। जसत्व संधि को समझिए, समझना बहुत कठिन है, इसलिए आप बारीकी से ध्यान से समझिए, क्योंकि ध्यान से एक बार समझ में आ गई तो बात आपको समझ में आ जाएगी, और जसत्व संधि आपको समझ में आ भी जाएगी, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में आखिरी में बता दूंगी कि आप कैसे पहचानेंगे कि हाँ जसत्व संधि है, इस शब्द को देख के वो भी बताऊंगी, लेकिन अभी रूल को समझ लीजिए, क्योंकि रूल को भी समझना हमारे लिए क्या है? बहुत जरूरी है। तो ये झल्लाम जसो अंते पदांत जसत्व संधि का सूत्र है, और झल्लाम जस झसी अपदांत जसत्व संधि का सूत्र है। मैं सरल भाषा में समझा रही हूँ आपको। इसमें क्या है? जो पहला पद है उसमें झल प्रत्याहार का वर्ण होना जरूरी है, और फिर जो दूसरा पद है उसमें कोई भी प्रत्याहार नहीं प्रयोग कर रहा है,
हमारा व्यंजन या स्वर वर्ण काम कर रहा है। यहाँ पे व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण काम नहीं कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? झस प्रत्याहार काम कर रहा है। बस अंतर किसमें आ गया है? ये भी जस बना रहा है, ये भी जस बना रहा है। इसमें भी झल प्रत्याहार है, इसमें भी झल प्रत्याहार है। बस ये जो दूसरा पद है इसमें यहाँ पे झस प्रत्याहार आ गया है और यहाँ पे हमारा स्वर या व्यंजन वर्ण आ गया है। वहां पे हमारा जो है कह लीजिए कोई प्रत्याहार डिसाइड नहीं है, लेकिन अपदांत वाले में क्या है? झस प्रत्याहार जो है कंफर्म है, यानी झस प्रत्याहार रहना ही चाहिए। ठीक है, इतनी मोटी मोटी बातें समझ में आ गई आप लोगों को। तो जो सूत्र आ जाएगा सूत्र के हिसाब से आप लोग काम करिएगा। यदि झल्लाम जस झसी का आ गया तो इस सूत्र के अनुसार काम होगा, या झल्लाम जस अंते आ गया तो इस सूत्र के आधार पे काम करेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसका उदाहरण क्या है? जैसे हमारा है, इसका उदाहरण हम लोग पहले देख लेते हैं। इसका उदाहरण कौन कौन सा है? वागीशा है, सुबंता है, दिग्गजा है, जगदीशा भी है। क्या है? जगदीशा। ठीक, अब इसका उदाहरण देख लीजिए, क्योंकि इसका जो उदाहरण है उसको भी मैं अभी बताऊंगी डीपली। पहले इन दोनों का कंफ्यूजन जो है क्रिएट होता है उसको समझ लीजिए आप लोग। झल्लाम जस झसी, इसका उदाहरण हमारा क्या मिलता है? अक्सर क्रुद्ध मिलता है, और क्या मिलता है? शुद्ध मिलता है, और क्या मिलता है हमारा? लब्ध। ठीक है, अब इसमें इसको भी समझ लीजिए। अब इसमें झल प्रत्याहार का वर्ण क्या है? ये है। ठीक, जस प्रत्याहार का वर्ण कौन सा है? ये है। अब झस प्रत्याहार नहीं समझे तो इसको भी लिख लीजिए। इसका वर्ण क्या होगा? झस में हमारा कौन कौन सा वर्ण आएगा? झ भ इया। तो इया हम लोग लिखेंगे नहीं, क्योंकि इया क्या है? एक संज्ञक वर्ण है। फिर क्या आ जाता है हमारा? घ ड़ ध स। ठीक, जस झस प्रत्याहार में हमारा झ भ इया घ ड़ ध स, ये जो वर्ण आएंगे यही वर्ण रहेंगे। ठीक, ये जो पांचों वर्ण हैं किसके वर्ण है? झस प्रत्याहार के वर्ण है। अब झस प्रत्याहार का वर्ण कौन कौन सा है ये पता चल गया। झस प्रत्याहार का वर्ण कौन कौन सा है ये पता चल गया। झल प्रत्याहार का कौन कौन सा वर्ण है ये पता चल गया। ठीक, अब इसका रूल कैसे बनेगा कि जो हमारा दूसरा पद था इसमें क्या था कि स्वर या व्यंजन वर्ण होना चाहिए, लेकिन अब तो संधि के अपदांत सूत्र, अपदांत जसत्व संधि का जो सूत्र है झल्लाम जस झसी, इसका जो है दूसरा पद जो है स्वर या व्यंजन वर्ण ना होकर कौन सा वर्ण होना चाहिए? झस प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। यानी इन पांचों में से कोई वर्ण है तब वो किसमें चला जाएगा? हमारा अपदांत जसत्व संधि में चला जाएगा। अब इसको तोड़ के देख लीजिए तब आपको समझ में आएगा। ये वाला तो आप लोग समझ ही नहीं है, इसको मैं मिटा दे रही हूँ। यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ठीक है, वागीशा, दिग्गज, और क्या था हमारा? जगदीश। जगदीशा का क्या हो जाएगा? जगत धन ईश। त जो है किसमें बदल जाएगा? द में बदल जाएगा। ठीक है, परिवर्तन हमारा क्या है? ये ग हुआ, त द हुआ, यहाँ पे ग हुआ। ठीक है, और शुभंत अभी हम पढ़े ही हैं। अब देखिए शुद्ध का जो है हम लोग लब्ध का बता देंगे। लब्ध वाला आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये लब्ध शब्द है, ठीक है, तो ये जो लब्ध शब्द है इसको जब हम तोड़ेंगे, इसके टुकड़े करेंगे, तो हमारा लब्ध शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो एक शब्द हमारा बन के आएगा लभ और एक आएगा ध। ठीक है, अब ये जो ध है देखिए इसमें ध आ रहा है कि नहीं? ये जो झस प्रत्याहार का वर्ण है इसमें ध आया, यहाँ पे आया, यानी यहाँ पे। और ये जो भ है झल प्रत्याहार का वर्ण है। अब इसमें देखिए भ दिख रहा है कहीं आपको? ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यानी पहले पद में हमारा क्या है? झल प्रत्याहार का वर्ण है भ। ये किसका वर्ण है? झल का है। ये जो भ है और ये जो ध है किसका है? झस प्रत्याहार का वर्ण है। तो झल प्लस झस हो गया। अब ये जो भ है किसमें आता है? प फ ब भ किसमें आ रहा है? यानी पवर्ग में आ रहा है। तो पवर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? ब है। तो ये जो भ है किसमें बदल जाएगा? ब में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? ब में। और शब्द हमारा क्या बन जाएगा? ल ब ध। ध तो है, ये लिखा ही है, बस ये जो भ था वो किसमें बदल गया? हमारा ब में बदल गया। ठीक, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो इसी तरह जो है हमारा अपदांत जसत्व संधि का उदाहरण और भी है। दुग्धम है, शुद्ध है, दुग्धम है, युद्ध है, ये सारे उदाहरण किसके हैं? झल्लाम जस झसी के ही है। ठीक है, आप लोगों को मोटी मोटी बात बता दूं कि ये जो झल्लाम जस झसी है इसमें जो पहला पद होगा उसमें 1 2 3 4 इन चारों वर्णों में से कोई भी वर्ण आए, लेकिन बनेगा क्या? पहला तीसरा वर्ण बनेगा। ठीक है, लेकिन जो झल्लाम जसो अंत्य सूत्र है इसमें हमारा पहला जो पद है उसका अंतिम वर्ण हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण होना चाहिए, और बनेगा किसमें? तीसरे में बनेगा।
ये जो है तालिका इसके अनुसार बनेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हम जानते हैं कि कोई शब्द है, उसको देख के हम कैसे जानेंगे कि हाँ इस शब्द में हमारा जसत्व संधि है। ठीक है, तो चलिए सूत्र को समझ ये मोटी मोटी बात समझ में आ गई जसत्व संधि को समझने के लिए। ये जसत्व संधि के 2 सूत्र हैं। एक सूत्र में हमारा जो है, दोनों सूत्रों में तो पहली बात कि झल प्रत्याहार के जो वर्ण है वो काम करेंगे ही करेंगे। बस अंतर कहाँ जा रहा है, दूसरे पद में। झल्लाम जस अंत्य में क्या है कि स्वर और व्यंजन वर्ण आएंगे, लेकिन जो हमारा झल्लाम जस झसी सूत्र है उसमें हमारा झस प्रत्याहार का वर्ण भी आ जाएगा। वहां पे स्वर व्यंजन नहीं लिया जाएगा, सिर्फ व्यंजन वर्ण ही रहेगा। वो भी व्यंजन वर्ण कौन से वर्ण रहेंगे, जो झस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, यानी झ भ घ ड़ ध। ठीक है, अब इसको ट्रिक समझते हैं कि कोई शब्द है उसको देख के हम कैसे जान जाएंगे कि इस शब्द में क्या है, हमारा जसत्व संधि हुआ है। ठीक है, तो ये जो आप लोगों की बुक है व्याकरण विधि, इसका मैं उदाहरण लिख दे रही हूँ जो जो इसमें दिया है, फिर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, इसमें पहला उदाहरण दिया है वागीश, जिसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ही है। अब इसमें देखिए तीसरा वर्ण कहाँ आ रहा है, और क्या है, जगदीश। जसत्व संधि को आपको आसानी से समझना है तो आप यूं कह सकते हैं कि तीसरा वर्ण आना चाहिए। जहां से हम लोग संधि विच्छेद करेंगे वहां पे हमारा जो है तीसरा वर्ण होना चाहिए। ठीक है, दिगंबर, इसका क्या आ जाएगा, दिक्धन अंबर, फिर क्या है दिग्गज, दिक्धन गज, और क्या है सतधर्म, सद्धर्म, और क्या है अब्जम, अब्जम है, और क्या है हमारा चिद्रूपम। इसका क्या हो जाएगा, चित्तधन रूपम चित्र रूपम। ये सारे उदाहरण क्या है, आपकी जो बुक है व्याकरण विधि जिसे मैं पढ़ा रही हूँ, जो आप लोगों की एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, उसमें ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं। अब इन शब्दों को हम कैसे देख के जान जाएंगे कि इसमें जसत्व संधि हुई है। तो सबसे पहले आप लोग इसकी ट्रिक लिख लीजिए आप लोग कि संधि विच्छेद वाली जगह हिंदी वर्णमाला का तीसरा वर्ण मिलेगा, या आप यूं कह लीजिए संधि विच्छेद वाली जगह जस प्रत्याहार। चलिए संस्कृत पढ़े तो संस्कृत याद आया पे ट्रिक बनाएंगे। ठीक है, जस प्रत्याहार का वर्ण देखने को मिलेगा। ये तो क्या हो गई हमारी ट्रिक। अब जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं हमारे, ज ब ग ड़ ड, ये क्या है हमारे जस प्रत्याहार के वर्ण है। यानी संधि वाली जगह हमें ज ब ग ड़ ड इन 5 वर्णों में से कोई भी वर्ण देखने को मिलेगा। अब जसत्व संधि की ट्रिक क्या है, ये जो संधि विच्छेद वाली जगह है वहां पे हमें जस प्रत्याहार का वर्ण देखने को मिलेगा। अब जस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, ज ब ग ड़ द। अब ये जो हमारा उदाहरण है इसमें देखिए जहां से हम संधि करते हैं, वागीश, वाक धन ईश, ग दिख रहा है आपको, ग दिख रहा है ना, जगदीश, जगत धन ईश, तो किस में बदला है, द में बदला है। इसमें द दिख रहा है आपको। ठीक है, सुबंत, प फ ब दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी देखिए ब, अजंत, ज दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, दिगंबर, दिक धन अंबर, दिगंबर, दिग्गज, ग दिख रहा है आपको, इसमें भी ग है इसमें भी ग है, दिख रहा है ना, दिग्गज, दिक धन गज, सदर, सधर्म, इसमें भी देखिए द दिख रहा है, सप्त धन धर्म, और जो त है किसमें बदल जाएगा, द में, द है इसमें दिख रहा है आपको, अब जम, अप धन जम, आप प किस में बदल गया है, ब में बदल गया है। ब देखिए इसमें दिख रहा है ना, यहाँ पे भी ब है। यानी जब गण दस का जो जस प्रत्याहार है उसका वर्ण हमें क्या है, बीचों बीच देखने को मिलेगा, तो हम समझ जाएंगे इसमें जसत्व संधि हुई है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो है आज की वीडियो समझ में आई होगी। तो चलिए फटाफट जो है हम 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं कि जसत्व संधि की जब भी बात आएगी तो जसत्व संधि जो है संस्कृत में व्यंजन संधि का एक प्रकार है। जसत्व संधि के 2 सूत्र हैं, एक है झल्लाम जसो अंत्य, यानी इसमें झल से झल प्रत्याहार हुआ, जस से जस प्रत्याहार हुआ, अंत्य मतलब अंत में। यानी जो जसत्व संधि का जो पहला सूत्र है झल्लाम जसो अंत्य, इसका नियम क्या बनेगा कि झल प्रत्याहार का वर्ण तो होना चाहिए, प्लस जो दूसरा वर्ण है वो हमारा स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण हो सकता है।
लेकिन बदलेगा किसमें, पहले का तीसरा, यानी जो पहला वर्ण है वो अपने वर्ण का तीसरे में बदल जाएगा। जैसे क ग में, च ज में, ट ड में, त द में, क ग में बदल जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जो हमारा दूसरा जशत्सु संधि का जो पहला सूत्र है झल्लाम जसो अंते, इसको हम 1 का 3 भी कर सकते हैं, क्योंकि पहला वर्ण किसमें बदल रहा है, तीसरे में बदल रहा है। अब बात आती है कि जो हमारा जशत्सु संधि का दूसरा सूत्र है झल्लाम जस झसी, ये जो सूत्र है ये क्या कहता है, इसमें झल्लाम जो है झल प्रत्याहार है, जस जो है प्रत्याहार है, और झस भी क्या है हमारा प्रत्याहार ही है, जिसमें हमारा वर्ग का चौथा वर्ण आता है। ठीक है, जब घड़, ठीक है, ये आता है जब यहाँ किए तो यहाँ जो है हमारा हट जाएगा, और फिर क्या जाएगा घड़ द स हट जाएगा और यहाँ हट जाएगा। बाकी 5 जो यूं समझ लीजिए, जो चौथा हिंदी वर्णमाला का जो चौथा वर्ण है वो हमारा झस प्रत्याहार में होता है। तो इसका नियम क्या बन जाएगा कि झल प्लस झस बराबर क्या बन जाएगा, हमारा जस प्रत्याहार बन जाएगा। यानी हमारा जो झल प्रत्याहार है उसका वर्ण तो होना ही है, इसमें भी होना है, लेकिन जो दूसरा पद है उसमें हमारा कौन सा वर्ण आ जाएगा, झस प्रत्याहार का वर्ण आ जाएगा। लेकिन बनेगा क्या, वो तीसरा वर्ण ही बनेगा। दोनों सूत्रों में तीसरा वर्ण ही बनेगा, बस अब तक इसमें 1 2 3 4 कोई भी वर्ण हो सकता है तो भी तीसरा बनेगा, और जो पहला सूत्र है झल्लाम जसो अंते, इसमें सिर्फ 1 का 3 बनेगा। ठीक है, यानी पहला वर्ण होना चाहिए वो तीसरे में बदलेगा। और झल्लाम जस झसी में क्या है 1 2 3, यानी कोई भी वर्ण हो चारों में से, लेकिन उसका परिवर्तन किसमें होगा, तीसरे में ही होगा हर हाल में। यही बस अंतर है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आप लोगों को जशत्सु संधि समझाने के लिए, उसका जो है सूत्र है उसके इजी वे में बताने के लिए। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और आप लोग यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप लोगों को वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो। और अगल बगल जो बच्चे संस्कृत लिए हैं उन तक जो है इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो अगली वीडियो हमारी जो है चतुर्विद संधि से रिलेटेड होगी, और शॉर्ट तो मैं डाल ही रही हूँ और लॉन्ग भी डाल ही रही हूँ, ताकि आप लोग जो है दोनों तरफ से आप लोग फायदा उठाएं, आप लोगों को चीजें हर तरह से समझ में आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्माइल करिए, माइंड को अपने पॉजिटिव रखिए, आपका कोई लक्ष्य है तो उसको जरूर प्राप्त करिए।